गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने कूलॉम के नियम के बारे में डिस्कस किया था। तो कूलॉम के नियम का इंपॉर्टेंस जाना था कि कूलॉम का नियम का इंपॉर्टेंस क्या होता है। और आज हम पराविद्युतांक के बारे में डिस्कस करेंगे। पराविद्युतांक के बारे में डिस्कस करने के बाद में हम कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे और अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर पराविद्युतांक के साथ। पराविद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता बोलते हैं इसे। अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होता है पराविद्युतांक? सबसे पहला विद्युतांक क्या होता है? जो निर्वात में आपके पास कोई आवेश है उस पे जो बल लगेगा उसका जो अनुपात होगा, जो किसी माध्यम में किसी आवेश पर बल लगेगा, अर्थात निर्वात में किसी आवेश पर जो बल लगेगा वह किसी माध्यम में किसी आवेश पर जो बल लगेगा, दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? पराविद्युतांक कहलाता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। इसे हम ए आर से अपसाइन आर से डिनोट करते हैं। अपसाइन आर हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब अपेक्षित विद्युतशीलता। इसे ई आर से डिनोट करते हैं। सॉरी, अपसाइन आर से क्या होता है? अपसाइन आर निर्वात में स्थित आवेश पे पर लगा बल। निर्वात में आपके पास कोई आवेश है, उस पे जो बल लगेगा बट्टा माध्यम में स्थित आवेश पर लगा बल, अर्थात निर्वात में आपके पास कोई आवेश है, उस पर जो बल लगेगा वह माध्यम में स्थित कोई आवेश है, उस पर जो बल लगेगा, उन दोनों का अनुपात ही पराविद्युतांक कहलाता है। पराविद्युतांक को हम फॉर्मूला टाइप में भी अभी लिखेंगे। E रिलेटिव इज इक्वल टू निर्वात में स्थित आवेश पर जो बल लगेगा उसे हम F नॉट से डिनोट करेंगे। ओके, और माध्यम में लगेगा, मध्य में स्थित आवेश में जो बल लगेगा उसे हम F मीडियम से डिनोट करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? हम जानते हैं कि कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम का नियम होता है जैसे F नोट है, F नोट की वैल्यू क्या हुई? K Q1 Q नोट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और F मीडियम में क्या होगा कूलॉम का नियम? इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसे। F मीडियम की वैल्यू कितनी होती है? फॉर्मूला K Q1 Q मीडियम अपॉन R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड है, अर्थात F नोट व F मीडियम की वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या करते हैं? रख देंगे। तो यहां से F नोट की वैल्यू क्या है? के को मतलब क्या लिख सकते हैं हम? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां से डायरेक्ट लिख लो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है? यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे एफ नोट की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। एफ नॉट की वैल्यू रख दी, एफ की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर।
तो क्या होगा, जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है अभी, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात ई रिलेटिव का जो फाइनल इक्वेशन है वो हमारा क्या प्राप्त होगी, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात ये इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर दे दो आप 4, इक्वेशन नंबर 4 थी पराविद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है, अर्थात ई रिलेटिव इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन मीडियम, अर्थात विद्युतशीलता माध्यम में विद्युतशीलता अपॉन निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात ही अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, ये हो गया एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, ओके, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं उसे, नोट कर लेते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये है एप्सिलॉन r जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ये क्या है, एक विमाहीन राशि है, मात्रक उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, अर्थात यह मात्रकहीन राशि है, यह मात्रकहीन वह विमाहीन राशि है, हाँ, ना तो इसका कोई मात्रक होता है ना इसकी कोई विमा होती है। अब मैं इसे नोट कर लिया, कैसे नोट कर लेगा आपको, मैं इसे फिर से समझाता हूं तेरे को कि पराविद्युतांक क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है। आपके पास कोई आवेश है, वो निर्वात में स्थित है, उस पर जो बल लगेगा, वो आपके पास कोई आवेश है, उसे माध्यम में स्थित है, उस पर जो बल लगेगा उन दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाता है, पराविद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। इसे आप फॉर्मल टाइप में भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे E रिलेटिव इज इक्वल टू F नॉट अपॉन F1। F नॉट क्या है, निर्वात में स्थित आवेश पर लगा बल, F मीडियम क्या है, इस माध्यम में स्थित आवेश पर लगा बल। तो F नॉट इज इक्वल कूलॉम के नियम से हम देख सकते हैं, इसे आगे लिखना, कूलॉम के नियम को कब हमने डिस्कस किया था ना, F नॉट इज इक्वल टू क्या है, F नॉट को क्या होगा, निर्वात में स्थित आवेश पर लगा बल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, इस साइड में लिख लेना, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये हो गया। फिर मीडियम में क्या हुआ, एफ मीडियम माध्यम स्थित आवेश पर लगा बल, एफ मीडियम इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q1 q0 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हुआ, एफ नॉट व एफ मीडियम की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में रख दी, E रिलेटिव इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम में रख दी। ठीक है, फिर क्या होगा, जब हमने दोनों फोर्स, दोनों बलों का वैल्यू है इस फॉर्मूले में रखी है, इस फर्स्ट नंबर इक्वेशन में रखी, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, E रिलेटिव इज इक्वल टू सॉरी एप्सिलॉन रिलेटिव इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही क्या कहलाता है, पराविद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। यह क्या होती है, मात्रक ही विमाहीन राशि होगी, यदि विमान मात्रक नहीं होगा तो विमा भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, यह नोट कर लेना स्पेशल पॉइंट में। ठीक है, हमने पराविद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम का नियम पढ़ा था हमने, क्या होता है, दो स्थिर आवेश है, दो स्थिर आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वह दोनों स्थिर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके बीच में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही कूलॉम का नियम कहलाता है। कूलॉम के नियम का अब हम सदिश निरूपण करेंगे कि कूलॉम का नियम का सदिश निरूपण क्या होता है, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यह अभी मैं आपको कर देता हूं, समझ में आ गया है ना मिस्टर शुभम कुमार। अब हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम, कूलॉम के नियम का
कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ठीक है, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। जब हम कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे तो सबसे पहले हम दो आवेश लेते हैं, आवेश Q1 लेते हैं, आवेश Q2 लेते हैं, दो आवेश लेते हैं। ठीक है, दो आवेश Q1 Q2 लेते हैं, तो इसके स्थिति सदिश लेते हैं सबसे पहले, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, दो स्थिति सदिश लेते हैं। ठीक है, यह स्थिति सदिश आवेश कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण करने के लिए हम सबसे पहले दो आवेश Q1 Q2 लेते हैं और स्थिति सदिश R1 वेक्टर और R2 वेक्टर लेते हैं। ठीक है, सदिश थोड़ा सही लिख देता हूं यार, अच्छा लगेगा। राइटिंग ध्यान देंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है ना, जानता नहीं, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस ये होता है, जेड थ्री में चलेंगे वही, ये होते हैं मूल बिंदु होता है ना, मूल बिंदु। क्या होगा, सबसे पहले मान लो ये Q1 आवेश है। ठीक है, Q1 आवेश है, Q1 आवेश के कारण यहाँ पे से दूरी क्या होगी, R1 वेक्टर होगी। ठीक है, ये Q2 आवेश लेते हैं, यहाँ पे सदिश निरूपण करें यहाँ पे ना, ये दूरी है R2 वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है ना। ठीक है, और ये ना, ये इन दोनों को बीच की दूरी AB से डिनोट कर देंगे, समझे आ रहा है ना। ठीक है, तो Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, F12, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया F2 होता है, F12 से डिनोट कर देंगे, इसे कर देंगे F12 से डिनोट कर देंगे, F21 से 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल। ठीक है, F1 बराबर 2 पर लगाया गया। ठीक है, ये हो गया। और स्थिति सदिश, तो यहाँ पे क्या होगा, R वेक्टर 1 2 क्या हो गया, R2 मतलब Q2 आवेश व Q1 आवेश के बीच की दूरी होगी R वेक्टर 1 2। ठीक है, और R वेक्टर 21 क्या हो गया, R वेक्टर 21 क्या हो गया, आवेश Q1 व आवेश Q2 के बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगी, R वेक्टर 21 से हम डिनोट कर देंगे। R वेक्टर आवेश सेकंड माइनस आवेश फर्स्ट होगा ना, उसका जो डिफरेंस है ना, जो इसमें जो स्थिति होगी वही क्या होगी, R21 से क्या हो जाएगा, उसे डिनोट कर देंगे। ठीक है, लिख ले इसमें, लिख ले, नोट कर दे रहा हूं। स्थिति यही है ना, ये आ गया समझ में आ गया ना, सब दोबारा समझाता हूं। मूल बिंदु x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, मूल बिंदु से पहला आवेश Q1 है, इसकी स्थिति सदिश को हमने R1 वेक्टर से दर्शा दिया है, दूसरा आवेश Q2 है, इसका स्थिति सदिश को हमने R2 वेक्टर से समझा चुके हैं। और क्या हुआ, फोर्स 1 2 अर्थात आवेश सेकंड द्वारा पृष्ठ पर लगाया गया बल होगा F वेक्टर 1 2। आप जो बल होता है वह सदिश मात्र को इसने वेक्टर फॉर्म में ले चुके हैं, वो F12, और आवेश पृष्ठ द्वारा सेकंड पर जो बल लगेगा उसे F21 से हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, और ये क्या है, स्थिति सदिश हो गया R1 वेक्टर R2 वेक्टर। ठीक है, और स्थिति सदिश को हम दर्शा चुके हैं, R12 वेक्टर क्या होगा, आवेश फर्स्ट माइनस आवेश सेकंड पे इसमें जो दूरी होगी वही क्या होगी, R1 वेक्टर के 1 2 से दर्शाएंगे, सेम सिमिलरली इसको भी R21 से दर्शा देंगे। अब हम इसका क्या करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, कंडीशन फर्स्ट में होगी Q1 आवेश द्वारा
Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगा, समझ लेना आराम से, शुरू में बोर्ड में आएगा इक्वेशन, राइट डेरिवेटिव बोलते हैं। Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगा बल, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर बल लगा, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर जो लगा बल होगा उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, देखते हैं। Q1 आवेश द्वारा, सामने देख लो पहले, Q1 आवेश द्वारा अर्थात F1 Q1 आवेश द्वारा फर्स्ट द्वारा सेकंड पर लगा बल Q2 आवेश पर, अर्थात Q1 आवेश द्वारा Q2 पर जो बल लगेगा उसे हम F वेक्टर 21 से डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ गया क्या? नहीं आ रहा? क्या वापस बता, मैं क्या बोला मैंने? Q2 पर लगा, जो जिस पर बल लगेगा, जिस आवेश द्वारा बल लगाया जाएगा उसे हम सेकंड में लेंगे और जिस पर लगेगा उसे फर्स्ट में लेंगे। ठीक है, ओके। तो कूलॉम का नियम क्या होता है? F वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन, यहां पे क्या आएगा? R21 आएगा, क्योंकि F21 लिया ना हमने, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर जो बल लगेगा उसने लिया है। यहाँ पे हम कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण कर रहे हैं, इसलिए हमें इसे वेक्टर फॉर्म में इसे R वेक्टर ले लेना है। यहाँ पे ये सदिश फॉर्म में सबसे पहले हम कूलॉम का जो नियम पढ़ा था, वो यहाँ तक ही पढ़ा था ना। अब हम इसे सदिश में निरूपण करें तो यहाँ पे R वेक्टर आएगा। R वेक्टर क्या, R केप क्या होता है? सॉरी, R केप क्या होता है? यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसे, एकांक सदिश। एकांक सदिश होता है ये ना, एकांक सदिश बराबर क्या होता है? स्थिति सदिश और सदिश का परिणाम, परिमाण। इसका फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ऐसे यूज करते हैं, R कैप इक्वल टू R1 वेक्टर और R का ये होता है परिमाण। इसकी वैल्यू ना, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, एकांक सदिश का होता है स्थिति सदिश अपॉन सदिश का परिमाण होता है, सॉरी परिमाण, परिमाण होता है, परिमाण। ठीक है, देख लिया? पहले समझ ले, बाद में नोट कर लेना इसे, काम को पहले समझ ले पूरा। F Q1 आवेश द्वारा Q2 पर जो बल लगेगा वह होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन R कैप। R कैप यूनिट एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश का मान होता है स्थिति सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। इसे हम आगे लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन R21, इसे लिख सकते हैं ना, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर अपॉन R21, स्थिति सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। समझ में आ रहा है? यहां से F21 वेक्टर, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? तेरे को पता है R21 और R21 है, या सॉरी यहां पे ध्यान है ना, वो आवेश का नियम मिस कर दिया तूने। K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर 21 होता है ना, दूरी के वर्ग के व्यक्तों का अनुपात होता है, स्क्वायर लगाना भूल गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लगा चुके हैं, ये ध्यान रख लेना छोटी चीजें। ठीक है, अब देखो K Q1 Q2, यहाँ पे क्या होगा? R स्क्वायर 21 R21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, R क्यूब 21 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या आएगा? स्थिति सदिश। ठीक है, अब मैं एक चीज बता दे रही हूँ, R21 R वेक्टर 21 स्थिति सदिश क्या होगा? R वेक्टर 2 माइनस R वेक्टर 1, अर्थात जो आवेश फर्स्ट और आवेश सेकंड के बीच में, सॉरी आवेश फर्स्ट द्वारा आवेश सेकंड पर बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा? सेकंड आवेश की जो दूरी होगी, फर्स्ट आवेश की जो दूरी होगी, स्थिति सदिश होगा, उनका जो अंतर होगा वही क्या वो कहलाता है? R21 के बराबर होगा। समझ लेना ये, अर्थात R वेक्टर 21 इज इक्वल टू R वेक्टर 2 माइनस R वेक्टर 1, ये कहां से है? ये यहां से आया। जैसे R वेक्टर क्या है ना, R21 निकालना है,
तो ये दूरी, ये स्थिति सदिश है ना, ये स्थिति सदिश, इसका जो अंतर है ना, ये दूरी ले रहे हैं हम। ठीक है, ये क्या होगी, r2 माइनस r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये यहाँ पे नोट कर दे कि q1 q2 अपॉन r2 माइनस r1 का होल क्यूब अपॉन r2 माइनस r1 का होल क्यूब। सॉरी यहाँ पे होल क्यूब थोड़ी आएगा, यहाँ पे आ गया ना। ठीक है, ये स्थिति सदिश है। f वेक्टर 21 इज इक्वल टू है ना, ये इसे इक्वेशन में पढ़ते थे। ठीक है, अब क्या होगा, अब Q2 आवेश द्वारा जो Q पर बल लगेगा ना, वो निकालेंगे हम अभी, है ना। मैं दोबारा समझा दूंगा सुबह। Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगा बल, Q1 आवेश पर लगा बल क्या होगा, Q2 आवेश द्वारा लगेगा तो ये होगा Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगा बल। ठीक है, K Q1 Q2 है ना अपॉन R स्क्वायर 1 2, यहाँ पे यूनिट सदिश ले लेते हैं। ठीक है, R कैप ले लेते हैं, तो R कैप को हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से ना, R कैप को डायरेक्ट लिख सकता है ना, R स्थिर सदिश अपन स्थिर सदिश का परिमाण, तो यहाँ इसको यहाँ से डायरेक्ट लिख लेना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, समझ आना चाहिए तेरे को, R स्थिर सदिश और स्थिर सदिश का परिमाण। ठीक है, अब इसको लिख सकता ना K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब 1 2। ठीक है, तो यहाँ भी आएगा R1 2। ठीक है, ये हम रिलेटिव में ले रहे हैं, मतलब Q2 अभी तक Q1 पर लगा बल, तो यहाँ पे जो स्थिति सदिश है वो भी क्या होगा, स्थिति सदिश R2 स्थिति सदिश R1, उसका जो अंतर होगा ना वो R12 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं, देखो K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस 2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना ऐसे, R1 माइनस R2 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि मैंने बताया था तेरे को अभी R21 इज इक्वल टू R1 2 वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, अर्थात ये R1 वेक्टर क्या होता है, 1 से -2 का बीच की जो दूरी होती है ना, वही है। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या है, स्थिर सदिश है R वेक्टर 1 2। ठीक है, अब तेरे को एक चीज समझ में आ रही है यहाँ से, R1 माइनस R2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे एक मिनट से थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ना, फिर वो समझ में आ जाएगा। F वेक्टर जरूर के Q1 Q2 पर R2 माइनस R1 क्यूब है यहाँ पे ना, R2 माइनस R1, और यहाँ पे इसको भी लिख देना, इसको भी लिख दे, सॉरी यार, यहाँ पे लिख दे R वेक्टर 1 माइनस R वेक्टर 2। ठीक है, इस और इस चीज में तो एक चीज समझ में आ रही है क्या, K Q1 Q2 R वेक्टर 2 माइनस R वेक्टर 1 का होल क्यूब R2 माइनस R1 स्थिर सदिश। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे F वेक्टर 21 इज इक्वल टू क्या है, माइनस F12 वेक्टर है, देख ले सही, यहाँ पे माइनस और जब जो यहाँ पे माइनस कॉमन लेगा ना, तो यहाँ पे R2 माइनस R1 आ जाएगा। यही क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण होता है, अर्थात कूलॉम का नियम होता है वो क्या होता है, परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन दिशा में अलग अलग होते हैं। जैसे परिमाण में F21 इज इक्वल टू F-2, क्या हुआ इसमें, यहाँ पे परिमाण में तो समान लेकिन दिशा क्या है, अलग हो गई। ठीक है, तथा कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का क्या करता है, पालन करता है। यही क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। मैं इसे दोबारा समझाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया,
दो स्थित आवेश ले Q1 एंड Q2, स्थित सदिश ले क्या R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, ठीक है। इसे हमने तो ग्राफ की तरह यहाँ पे शो किया है, जैसे x एक्सिस, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये z एक्सिस होता है, ये मूल बिंदु है। सबसे पहले Q1 आवेश द्वारा स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, ठीक है। ये Q2 आवेश है, यहाँ से इसकी दूरी होगी R2 वेक्टर। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आवेश सेकंड द्वारा आवेश पृष्ठ पर लगाया जो बल होगा वह F वेक्टर 1 2 होगा, इसे यहाँ से डिनोट कर दिया। और आवेश पृष्ठ द्वारा आवेश जो सेकंड पर जो बल लगेगा उसे F21 से डिनोट कर दिया। तो जो दूरी होगी स्थित सदिश की, स्थित सदिश R12 क्या होगा, यह स्थित सदिश R1 माइनस स्थित सदिश R2 के बीच की जो दूरी होगी उसे हम R वेक्टर 1 2 से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और सही सेम R वेक्टर 21 के साथ होगा। समझ में आ रहा है, मैं तेज बढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, क्या मतलब देख लेना, हो रहा है घर जाके रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगा बल। तो सबसे पहले इस तो कूलॉम का नियम जानता है कि कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम का नियम कहता है कि F इक्वल होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है ना कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम यह होता है, तो हम क्या करेंगे, संबंध बना के पढ़ेंगे कि किस आवेश द्वारा किस पर जो बल लगा है उसका सदिश निरूपण के लिए। तो Q1 आवेश द्वारा जो Q2 पर बल लगेगा वह हम कूलॉम के नियम से कैसे डिनोट करेंगे, यही है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 21 होता है। इसे हम सेम जैसे यहाँ पे F वेक्टर 21 लिया हमने, तो फर्स्ट आवेश द्वारा सेकंड आवेश पर जो बल लगेगा वो हो गया। तो सेम यहाँ पे R21 लेना है कि इससे सदिश सेम आ जाएगा वहां पे ना, कि फर्स्ट आवेश के बीच जो दूरी होगी इससे सदिश 1 से 2 के बीच में वो R21 होगी, सॉरी 2 से 1 के बीच में वो R21 होगी। यहाँ पे ये चीज तेले नहीं है, यहाँ पे कूलॉम के नियम का स्थिति सदिश निरूपण के लिए यहाँ पे एक एकांक सदिश लेना पड़ेगा। एकांक सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश अपॉन सदिश का परिमाण होता है, ठीक है। तो स्थिति सदिश को हम दर्शा सकते हैं R स्थिति सदिश अपॉन स्थिति सदिश का परिमाण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्थिति सदिश को यहाँ से हम इस फॉर्मूले से हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, R वेक्टर 21 अपॉन R21 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, F वेक्टर 21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब 21 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्थिति सदिश ऐसे के ऐसा आ जाएगा। फिर क्या होगा, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, जब हम स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश के यहाँ पे क्या करेंगे, स्थिति सदिश R21 क्या होगा, R स्थिति सदिश R2 स्थिति सदिश R1 के बीच में जो दूरी होगी इसे हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको स्थिति सदिश को डिनोट कर देंगे। फिर सिमिलरली क्या करेंगे, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर बल लगा, सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले कूलॉम का नियम लेंगे। कूलॉम के नियम द्वारा Q2 आवेश द्वारा Q1 पर जो बल लगेगा उसे F12 से डिनोट कर देंगे। सेम कूलॉम का नियम के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 12, और यहाँ पे ये क्या है, स्थिति सदिश के डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे यहाँ पे R वेक्टर 12 अपॉन R कैप K Q1 Q2 R क्यूब 12 R स्थिति सदिश R12, बता दिए, इससे मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्थिति सदिश R1 माइनस R2 की फॉर्म में रख देंगे। तो स्थिति सदिश R12 क्या होगा, जो R1 स्थिति सदिश R1 को स्थिति सदिश R2 के बीच में जो दूरी होगी उसे हम यहाँ से डिनोट कर देंगे, ये क्यूब में चला गया। और फिर क्या होगा, अब हम चेक करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा कि जो F वेक्टर 21 है वह क्या होगा, F वेक्टर -1 2 के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, दिशा में अलग होगा। यही क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण है, अर्थात यह न्यूटन के तीसरे नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। यही कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण कहलाता है। अब कुछ डाउट है तो इसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज हमने कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण के बारे में जान लिया है। कल हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत बल रेखाओं आदि के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का लगभग 50% पार्ट हमने कवर कर चुके हैं और 50% पार्ट कवर करने में लगभग हमें 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।